Jai Hind. In this video, we are going to understand the exercise explanation of chapter 9 of class 2 English expressions book of Joy for Your publication. The story is The Most Beautiful Child. इस वीडियो में हम लोग क्लास 2 की इंग्लिश एक्सप्रेशंस बुक जो कि आपकी जॉय फॉर यूर पब्लिकेशन की बुक है उसके पार्ट 9 जो कि एक कहानी है द मोस्ट ब्यूटीफुल चाइल्ड मतलब सबसे प्यारा बच्चा या सबसे सुंदर बच्चा उसके एक्सरसाइज के पार्ट को हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर के स्टोरी के एक्सप्लेनेशन को समझ लिया था। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में फर्स्ट पार्ट के वीडियो का लिंक दिया गया है, आप वहां पर क्लिक करके इस वीडियो के एक्सप्लेनेशन जो कि स्टोरी एक्सप्लेनेशन है कहानी की व्याख्या को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज के एक्सप्लेनेशन को देखने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज को। तो कहानी को हम लोगों ने पहले ही पार्ट में कवर कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज में आ गए। एक्सरसाइज में यहाँ पर सबसे पहले है वर्ल्डपीडिया। वर्ल्डपीडिया मीन्स होता है शब्द भंडार। जिस तरह एनसाइक्लोपीडिया होता है, विकिपीडिया होता है, वैसे ही वर्ल्डपीडिया। तो वहाँ पे हम लोग किसी भी विषय के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं तो वहाँ पे वर्ल्डपीडिया है, मतलब शब्द दिए हुए हैं, शब्दों के बारे में कुछ अर्थ दिया हुआ है, तो उसी को हम लोग यहाँ पर वर्ल्डपीडिया कहकर संबोधित कर रहे हैं। पहला वर्ड हम लोगों का है चार्मिंग। चार्मिंग मीन्स होता है सुंदर या आकर्षक या सुहावनी, मन भावन या मनोहर, जो आपके मन को मोह लेता है, कुछ ऐसा वस्तु या ऐसी चीज, उसके लिए हम लोग इंग्लिश में चार्मिंग शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर उसके लिए दिया है वेरी ब्यूटीफुल एंड क्यूट, मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर, आकर्षक, और क्यूट मीन्स प्यारा या सुंदर, जो भी आप कह सकते हैं, मन को भाने वाला। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का है एंटायर। एंटायर मीन्स होता है संपूर्ण या पूरा या सभी, उसके लिए वर्ड दिया हुआ है होल। तो होल मीन्स भी पूरा होता है या सब होता है, एंटायर मीन्स भी पूरा या सब। जैसे क्लास में सभी बच्चों को अगर गिनना है तो हम लोग बोल सकते हैं एंटायर क्लास, ठीक है। तो एंटायर क्लास मीन्स सभी, होल मीन्स भी सभी। जैसे होल ऑफ द क्लास 5, जैसे मान लीजिए क्लास 5 की बात हो रही है तो होल ऑफ द क्लास 5, मान लीजिए सुबह प्रेयर हो रहा है, आपके प्रिंसिपल बोले ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5 या होल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5, दोनों का मतलब एक ही है, मतलब क्लास 5 के सभी बच्चे। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का है डेनाइड। डेनाइड मीन्स मना करना या इनकार कर देना या अस्वीकार कर देना। जैसे आपका फ्रेंड आपको कहीं घूमने के लिए चलने के लिए कह रहा है तो आप उसको मना कर देते हैं, तो इंग्लिश में हम लोग उसके लिए डेनाइड शब्द का प्रयोग करते हैं। रिफ्यूज मीन्स भी होता है मना कर देना, इनकार कर देना। नेक्स्ट वर्ड है रिप्रेजेंटेड। रिप्रेजेंटेड मीन्स होता है, प्रेजेंट मीन्स होता है उपस्थित होना, रिप्रेजेंटेड मीन्स पुनः उपस्थित होना या फिर से आना, फिर से हाजिरी देना या लगाना। एग्जिस्टेड अगेन मीन्स फिर से किसी जगह पे वापस आ जाना। तो कहानी में आप लोगों ने देखा कि बिल्बर सबसे दुनिया के सबसे सुंदर बच्चे को ढूंढने के लिए जाते हैं, वो बादशाह से कुछ समय मांगते हैं, उसके बाद वो पुनः वापस आते हैं। तो यहाँ पर हम लोग रिप्रेजेंटेड मीन्स पुनः वापस आना या पुनः उपस्थित होना या फिर से आना, जो कि रिप्रेजेंटेड या एग्जिस्टेड अगेन दोनों के लिए हिंदी हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का रिमोट एरिया। रिमोट एरिया की मीनिंग मैंने आपको कहानी में बताई थी लास्ट वीडियो में, मतलब कोई ऐसा इलाका जो कि किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके से बहुत ही ज़्यादा दूर हो, जहाँ पे आने जाने में बहुत ही मुश्किल हो, वहाँ पे जीवन जीना भी बहुत मुश्किल हो, ऐसे जगह को हम लोग रिमोट एरिया कह सकते हैं। जैसे जंगल, जहाँ पे बहुत कम लोग निवास करते हैं, वहाँ पे आपको खाने पीने की चीज़ें
जो आप पसंद करते हैं जल्दी उपलब्ध नहीं होंगे, वहाँ पे आने जाने का साधन भी उपलब्ध नहीं होगा, वहाँ पे बहुत कम ही लोग रहेंगे। तो ऐसे क्षेत्रों को हम लोग रिमोट एरिया कह सकते हैं। यहाँ पर उसकी मीनिंग दी है अ प्लेस वेयर पीपल रीच सेल्डम, मतलब कोई ऐसी जगह जहाँ पर के जो व्यक्ति हैं, मनुष्य हैं, वह कभी कभार ही जाते हैं या बड़ी मुश्किल से जाते हैं। जब उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है उस जगह पर जाने की, अर्जेंट हो जाता है किसी काम को करने के लिए, तभी वो वहाँ पर जाते हैं, अगर वहाँ पर ही उनको वो काम होता है तो। नेक्स्ट वर्ड है ट्राइब्स। ट्राइब्स मीन्स होता है जनजाति या आदिवासी लोग, जो कि सामान्यतः शहरीकरण के प्रभाव से दूर होते हैं। आधुनिक तरीके से वो नहीं रहते हैं, वो अपने कबीले के जो नियम होते हैं या जनजाति के जो नियम होते हैं या उनके समुदाय के जो नियम होते हैं उनके हिसाब से ही वो लोग जीवन यापन करते हैं। तो ऐसे लोगों को हम लोग ट्राइब्स कहते हैं। ट्राइब्स की मीनिंग को भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहानी की एक्सप्लेनेशन में अच्छे से समझाया हुआ है, आप उसमें भी सुन सकते हैं। इसके लिए दिया हुआ है पीपल लिविंग इन जंगल्स और रिमोट एरिया। यहाँ पर मैंने आपको रिमोट एरिया के बारे में ऊपर बता दिया, और जंगल्स अभी मैंने बताया क्योंकि जंगल में लोग रहते हैं। रिमोट एरिया में भी मैंने आपको समझाया, तो जंगल्स को एग्जाम्पल में लिया था, तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे लोग जो कि जंगलों में या तो बहुत ही ज़्यादा दूर दराज के इलाकों में रहते हैं। रिमोट एरिया में दूर दराज के इलाके जहाँ पर पहुँचना और जीवन जीना बड़ा मुश्किल होता है। पगनोज मीन्स मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब होता है छोटी चपटी नाक वाला। पगनोज मीन छोटी चपटी नाक वाला। यहाँ पर दिया हुआ है विथ अ फ्लैटन नोज। फ्लैटन में किसी भी चीज़ को अगर आप दबा देते हैं तो हम लोग कहते हैं फ्लैट हो गया। तो पगनोज मीन्स छोटी चपटी नाक वाला, या विथ अ फ्लैटन नोज मीन्स चपटी नाक के साथ वाला या चपटी नाक वाला। बहुत लोगों का शारीरिक बनावट अलग अलग प्रकार से होता है। इसको भी, इस शब्द के अर्थ को भी मैंने आपको कहानी में समझाया हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। या तो आप बस इतना समझ सकते हैं कि विश्व में, संसार में अलग अलग प्राणी अलग अलग प्रकार से उनकी रचना ईश्वर द्वारा की गई है। तो यहाँ पर पगनोज मीन चपटी नाक वाला। कुछ लोगों के जो नाक होती है वो ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसको दबा दिया, तो उसी के लिए इंग्लिश में पगनोज होता है। पर आपको किसी के शारीरिक बनावट से उसके व्यवहार का पता नहीं लगाना चाहिए। आपको सभी को सम्मान के दृष्टि से, सम्मान के नज़रिए से देखना चाहिए, चाहे मनुष्य हो या जानवर। आपको सभी के साथ प्रेम पूर्वक और अच्छा व्यवहार करना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का है एग्रेसिव। एग्रेसिव मीन्स होता है गुस्से में या उत्तेजना में, उत्तेजित हो जाना। जैसे कहीं झगड़ा हो रहा है, मान लीजिए आपके फ्रेंड का किसी से झगड़ा हो रहा है, तो आप कारण को जानने की कोशिश नहीं करते, आप बहुत ही ज़्यादा आग बबूला हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं और जाके अपने फ्रेंड के बचाव में, मतलब दूसरे को पीटने लगते हैं बगैर बात जाने। तो इसी को हम लोग इंग्लिश में एग्रेसिव कह सकते हैं, मतलब आप गुस्से में आ जाते हैं, आग बबूले हो जाते हैं। यहाँ पर वर्ड दिया है उसके लिए फुल ऑफ एंगर। फुल ऑफ एंगर मतलब बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होना, क्रोध में आ जाना। फॉन्डल एंड डॉन्डल, ये सभी वर्ड्स मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में बताए हुए हैं, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। फॉन्डल एंड डॉन्डल का मतलब होता है टू केयर लविंगली। इसका मतलब होता है लाड प्यार जताना, प्यार जताना किसी को अपना। जैसे माताएं अपने बच्चों को अपना प्यार जताती हैं, टू केयर लविंगली मतलब बहुत ही ज़्यादा कोमलता से, प्रेम पूर्वक किसी की देखभाल करना। ग्रेसफुल, ग्रेसफुल मीन्स होता है नाजुकता से या बहुत ही ज़्यादा चंचलता से या नजाकता से। यहाँ पर हम लोगों ने देखा ग्रेसफुल मीन्स होता है बहुत ही ज़्यादा कोमलता से या चंचलता से या नजाकतता से।
यहाँ पर इसके लिए दिया हुआ है विथ एन इम्प्रेशन ऑफ गुडनेस, मतलब कोई ऐसा काम आप कर रहे हैं जिसमें आपकी अच्छाई झलकती है, आपकी चंचलता झलकती है, आपकी सुंदरता झलकती है, किसी काम को करने के प्रति आपकी इच्छा जो कि अच्छी हो झलकती है, उसके लिए हम लोग अंग्रेजी में सब ग्रेसफुल प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का है, अगर यहाँ पर थोड़ा इसके अर्थों को बोलने में मुझसे कुछ गलती हुई हो तो आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। ग्रेसफुल मीन्स कोमलता से, चंचलता से, या बहुत ही प्यार से, या संवेदनशील होकर किसी विषय को करना, या नजाकतता से। नेक्स्ट वर्ड हम लोग का है रिलक्टेंट। रिलक्टेंट मीन्स होता है अनिच्छा से या बेमन से, मतलब आपकी कोई इच्छा नहीं है किसी काम को कहने की, किसी काम को करने की, या किसी बात को कहने की, लेकिन आप मजबूरी में किसी काम को कभी कभी करते हैं या कह देते हैं। जैसे मान लीजिए आपको साइकिल से बाजार जाने का मन नहीं है, लेकिन आपका छोटा भाई बहुत जिद कर रहा है, या आपकी छोटी बहन बहुत जिद कर रही है कि भैया चलिए या दीदी चलिए, मुझे घूमने जाने का मन है बाजार में, तो आपका मन नहीं भी है तो भी आप अपने छोटे भाई या छोटी बहन का मन रखने के लिए जाएंगे ज़रूर। तो वहाँ पे हम लोग रिलक्टेंट शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है इसके लिए अनविलिंग टू से। अनविलिंग टू से मीन्स कि आपकी इच्छा नहीं है तो भी आप कह रहे हैं उसको मजबूरी में या अनिच्छा से। नेक्स्ट वर्ड हम लोग का है प्रूफ। प्रूफ मीन्स होता है सबूत या गवाह। यहाँ पर दिया हुआ है एविडेंस। एविडेंस मीन्स भी सबूत या गवाह होता है। जैसे कोर्ट में आपको जज के सामने सबूत या गवाह पेश करना होता है, जिसको कि इंग्लिश में लोग आई विटनेस भी कह सकते हैं। तो आप प्रूफ, एविडेंस या आई विटनेस शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं गवाह, सबूत आदि के लिए। नेक्स्ट वर्ड हम लोग का है गॉन मैड। गॉन मैड मीन्स पगला गया या पागल हो गया, मूर्ख हो गया, या बिकेम सेंसलेस मतलब दिमागी संतुलन खो बैठा या दिमाग ही खत्म हो गया। लोग कहते हैं जैसे पागल हो गए हो क्या, तो इसके लिए हम लोग गॉन मैड या बिकेम सेंसलेस शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब जब आप कोई बेढंगा काम करते हैं तो लोग कहते हैं कभी कभी, आपके घर वाले, आपके टीचर, कि तुम पागल हो गए हो, तुम्हें बातें समझ में नहीं आती, यू गॉन मैड, बिकम सेंसलेस। तो ऐसे शब्दों का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं कि आपका दिमाग काम करना बंद कर दिया है। नेक्स्ट वर्ड हम लोग का है ब्लाइंड। ब्लाइंड मीन्स अंधे होना या कुछ दिखाई ना देना या कुछ समझ न पाना। अनेबल टू सी, अगर आपकी रोशनी चली जाएगी आँखों की तो आप देख नहीं सकते हैं, इसी के लिए यहाँ पर अनेबल टू सी लिखा है। वैसे ब्लाइंड को आप थोड़ा और विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि ब्लाइंड मीन्स दिमाग पर पत्थर पड़ जाना, ये भी आप कह सकते हैं। यहाँ पर ब्लाइंड का शाब्दिक अर्थ दिया हुआ है। ब्लाइंड मतलब अंधा या आँखों की रोशनी चली जाना। तो आँखों की रोशनी चली जाती है तो कोई देख नहीं सकता है, चाहे वो मनुष्य हो या जानवर हो, लेकिन ब्लाइंड मतलब आप समझ सकते हैं। बड़े क्लासेस में आप जाएंगे तो आप इसका बहुत ही डीप मीनिंग समझने लगेंगे कि ब्लाइंड मीन दिमाग पर पत्थर पड़ जाना, अक्ल का समाप्त हो जाना। जैसे कहते नहीं गई भैंस पानी में तो दिमाग पर पत्थर पड़ जाते हैं, उस समय आपका दिमाग काम नहीं करता है, तो उसके लिए भी आप ब्लाइंड शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हम लोग का है फ्लैटरर्स। फ्लैटरर्स मीन्स होते हैं चापलूसी करने वाले लोग, जो झूठ में ही आपकी तारीफ करते हैं, आपकी वाहवाही करते हैं, आपके पैसों के लिए, आपके साथ घूमने फिरने के लिए, आपके समय के लिए। यहाँ पर इसके लिए वर्ड है हु प्रेज फेक, मतलब जो आपकी झूठी प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं आपकी झूठी, या झूठी वाहवाही करते रहते हैं। वो मन से नहीं कहते हैं आपके बारे में कुछ अच्छी बातें, बस जुबान से ही वो लोग आपके विषय में अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं ताकि उनका फायदा होता रहे। जैसे जब हम लोगों के देश में इलेक्शन आता है, वोट आता है, चुनाव आता है, तो सभी नेता जनता को खुश करने के लिए अच्छे अच्छे वादे कर देते हैं। उसके बाद जीतने के बाद वे लोग बहुत ही कम अपने वादों को पूरा करते हैं, और वो लोग देश के प्रति जिम्मेदार भी नहीं होते हैं, ना कानून व्यवस्था को वो कुछ समझते हैं, ना किसी को। अगर उनके पास एक बार
पावर आ गई, शक्ति आ गई, तो वो सबको अपने से कम ही समझने लगते हैं। तो ऐसे मूर्ख और चापलूस नेताओं से हम सबको बच के रहना चाहिए। लास्ट वर्ड हम लोग का है फ्लैटरी। फ्लैटरी मीन्स होता है चापलूसी के साथ या बहुत ही ज़्यादा किसी के लिए पागल से होकर काम करते रहना और बस अपने फायदे के लिए काम करते रहना। तो इसके लिए हम लोग फ्लैटरी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर इसके लिए दिया है द एक्ट ऑफ फेक अप्रेजल। द एक्ट ऑफ फेक अप्रेजल मीन्स होता है किसी के लिए झूठ में ऐसे काम करना जिससे कि उसको लगे कि आप उसके लिए काम कर रहे हैं या उसकी वाहवाही कर रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपने कहानी में देखा था कि जितने भी कोर्टियर्स थे, मिनिस्टर्स थे अकबर के, जो कि एम्परर था, वो सभी उसके प्रिंस, जो कि यंग प्रिंस था, उसकी झूठी तारीफ कर रहे थे कि महाराज, बादशाह यह दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा है, सबसे खूबसूरत बच्चा है। तो इसके लिए यहाँ पर फ्लैटरी शब्द दिया है द एक्ट ऑफ फेक अप्राइजल, मतलब झूठी तारीफ, वाहवाही, प्रशंसा करना या करने वाले लोग भी आप समझ सकते हैं जो कि फ्लैटरर्स होते हैं। और फ्लैटरी मीन झूठी तारीफ या प्रशंसा या वाहवाही। तो हम लोगों ने मीनिंग को कंप्लीट कर लिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं समझाने में पूरी तरह से यहाँ पर सफल हो सका हूँ। अगर अब भी आपको मीनिंग्स में कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने प्रॉब्लम्स को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम लोग ओरल असाइनमेंट पे आते हैं। ओरल असाइनमेंट में यहाँ पर दिया हुआ है, ओरल मीन्स होता है मौखिक, असाइनमेंट मीन्स काम या कार्य। तो पाठ चैप्टर से संबंधित जो भी क्वेश्चंस हैं वो सब हम लोग देखेंगे। सभी क्वेश्चन से चैप्टर से ही संबंधित हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन ए है ओरल असाइनमेंट का, जिसमें है टिक द करेक्ट ऑप्शन, मतलब सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन है, इनके आंसर्स को हम लोग बाद में देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर ओरल असाइनमेंट का ही है, आप देख सकते हैं 3, 4, 5 इनके सॉल्यूशंस को, आंसर्स को भी हम लोग बाद में देखेंगे। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं ओरल असाइनमेंट का बी है, व्हाट डू यू थिंक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज मोरली अप्रोप्रिएट। व्हाट डू यू थिंक मतलब आप क्या सोचते हैं कि नीचे जो कथन दिए गए हैं वो नैतिक रूप से उचित हैं कि नहीं। मोरली मीन्स नैतिक रूप से, अप्रोप्रिएट मीन्स उचित हैं या सही है कि नहीं। तो यहाँ पर 2 कथन दिए हुए हैं, 1, 2 हम लोग देख लेते हैं। द प्रिंस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल चाइल्ड इन द वर्ल्ड, मतलब क्या यहाँ पर कहने की कोशिश की जा रही है इस शब्द कथन के द्वारा, इस शब्दों के समूह वाक्य कथन के द्वारा या वाक्य के द्वारा कि जो प्रिंस तथा बादशाह, मतलब जो शक्तिशाली लोग होते हैं, क्या उनके ही बच्चे सबसे दुनिया में शक्तिशाली होते हैं या सबसे सुंदर होते हैं। तो यह तो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी मोरली अप्रोप्रिएट नहीं है। मतलब यह तो अपने आप को सबसे ज़्यादा अच्छा समझना और दूसरे को कुछ भी ना समझना जैसी बात हो गई। तो इसलिए यह मोरली अप्रोप्रिएट नहीं है पहला स्टेटमेंट। इसके आंसर्स को आप आगे देखेंगे। अगर आपको लिखवाना है तो आप लिखवा सकते हैं अपने क्लास 2 के स्टूडेंट्स को, पर इसके आंसर्स काफ़ी बड़े भी हो सकते हैं। तो अगर आप अच्छे टीचर हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप बच्चे को एक ही बार पढ़ाइए, पर ऐसा पढ़ाइए कि बच्चे को दूसरी बार उस चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, उसमें अपने समय को ख़राब करने की, फिर से लगाने की ज़रूरत ना पड़े। तो आप डायरेक्ट यस या नो करवा सकते हैं, क्योंकि ये ओरल क्वेश्चन है, इसको आप लिखवाएं या ना लिखवाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये ओरल का क्वेश्चन है। लेकिन जो अच्छे टीचर्स होते हैं, मैं समझ सकता हूँ, वो कोशिश करते हैं कि बच्चों को एक बार ही समझाएं, सब कुछ समझाएं, और बच्चों को सिर्फ समझाएं नहीं, उनको सोचने का भी प्रयत्न करवाने की कोशिश करें कि बच्चे खुद ब खुद सोचें और खुद ब खुद आंसर्स राइट करें। तो आप अगर बच्चों से ज़्यादा लिखवाएंगे तो बच्चों के सोचने की क्षमता बढ़ेगी। जैसे मैं अपने स्कूलों में सभी बच्चों से क्लास 4 से लेकर 12 तक के बच्चों को हर चैप्टर की समरी लिखने को कहता हूँ। मैं उनको एक बार अच्छे से समझा देता हूँ कहानी को, और हम लोग बहुत एंजॉय करके क्लास में
समझने की कोशिश करते हैं। बच्चे और मैं सब एक दूसरे के साथ अच्छे से इंटरेक्ट करते हैं और उसके बाद वे बच्चे सभी समरी लिखते हैं और बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते हैं। तो आप सभी टीचर्स को भी ऐसा ही करना चाहिए कि अपने बच्चों के साथ बहुत ही ज़्यादा इंटरेक्टिव रहें और एंजॉय करें, खुद भी और बच्चों को भी करवाएं। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कोशिश करें कि आपका बच्चा ज़्यादा बेहतर हो तो आप समरी और क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करवाइए। नेक्स्ट है, एवरी पेरेंट्स फील देयर चाइल्ड एट द मोस्ट ब्यूटीफुल चाइल्ड इन द वर्ल्ड। सभी माता पिता को लगता है कि उनका जो बच्चा है वह दुनिया में सबसे बेहतर है, सबसे सुंदर है। तो यह तो सही बात है, क्योंकि सभी माता पिता को उनके बच्चे प्रिय होते हैं। तो आप डायरेक्ट यस या नो बुलवा सकते हैं अपने बच्चों से, या आप इसके आंसर्स को मैंने लिखा हुआ है थोड़ा डीपली, आप समझ सकते हैं। आगे मैं आपको आंसर्स दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है ओरल असाइनमेंट का ही सी है हम लोगों का, लोग देख रहे हैं। रीड एन अदर स्टोरी ऑफ अकबर एंड बीरबल एंड नरेट इट इन द क्लास। ये सब ओरल असाइनमेंट के काम है, आपको बस मुंह से बच्चों को बुलवाना है, मतलब मौखिक रूप से। तो यहाँ पर नीचे बताया गया है कि अकबर और बीरबल के विषय में एक और कहानी दी हुई है, कथा दिया हुआ है। नरेट मतलब कक्षा में इसको बस समझा दीजिए या बता दीजिए बच्चों को। तो आइए हम लोग कहानी को देखने की कोशिश करते हैं। हाउ मेनी क्रोज आर देयर इन आवर किंगडम बीरबल। यहाँ पे बादशाह पूछ रहा है। बादशाह को आप देख सकते हैं, बादशाह के मुकुट से आप पहचान सकते हैं, शीर्ष पर पगड़ी से आप पहचान सकते हैं। यहाँ पर कुछ कौवे उड़ रहे हैं, आप फोटो में देख सकते हैं। ये बीरबल महोदय हैं जो मंत्री हैं। बादशाह के कपड़े आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतर हैं। बीरबल के कपड़े बादशाह के कपड़ों के मुकाबले थोड़े कम अच्छे लग रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कौन बादशाह है, कौन बीरबल है। और पिक्चर में, चित्र में कुछ कौवे उड़ रहे हैं पीछे, और बढ़िया सा कोई बगीचा है। तो आप पहले पिक्चर से इतना कुछ समझ सकते हैं। उसके बाद पहले पिक्चर के जरिए बताया जा रहा है कि बीरबल से बादशाह पूछते हैं कि हमारे राज्य में कितने कौवे हैं। बीरबल अपने बुद्धिमानी के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे, तो इसलिए उनकी बुद्धिमानी के किस्से कहानियाँ बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ पर बादशाह पूछते हैं बीरबल हम लोगों के राज्य में कितने कौवे हैं। तो बीरबल कहते हैं उसके आंसर उत्तर के जवाब में, इफ़ देयर आर लेस देन दैट देन। और अभी बीरबल जवाब नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पर उसके बाद ये वाली लाइन आएगी, सॉरी मैंने आपको बताया नहीं। यहाँ पे बादशाह बोल रहा है, आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर बादशाह बोल रहे हैं इस वाले बॉक्स के जरिए। इस पिक्चर से बादशाह बोल रहे हैं, उनके सर के ऊपर बना हुआ है, यहाँ पे बीरबल के पैर के पास बना हुआ है ये बॉक्स। तो बादशाह ने पूछा, बीरबल आंसर दे रहे हैं यहाँ पे, देयर आर 95,400 crore हुजूर। तो बीरबल कहते हैं मेरे बादशाह, मेरे हुजूर। हुजूर मतलब होता है किसी बहुत ही शक्तिशाली पद पर आसीन किसी व्यक्ति को सम्मान के दृष्टि से ऐसे शब्दों से संबोधित किया जाता था पहले के समय में। अभी भी बहुत जगहों पे बहुत लोग बोल देते हैं। तो आप समझ सकते हैं यह एक संबोधन का एक व्यवस्था है, एक तरीका है जो कि शक्तिशाली लोगों के लिए, जो कि पैसे वाले लोगों के लिए होता था प्रयोग, और अभी भी बहुत जगहों पे हो रहा है। तो बीरबल कहते हैं हुजूर हमारे मतलब आपके राज्य में 95,000 95,000 मतलब 95,400 95,400 कौवे हैं। तो अकबर पूछते हैं, उसके बाद यहाँ दूसरे पिक्चर में अकबर पूछते हैं इफ़ देयर आर लेस देन दैट देन। अकबर कहते हैं अगर उससे कम हुए तो, तुम कैसे कह सकते हो कि उतने ही कम है, अगर उससे कम हुए तो बीरबल कहते हैं इस प्रश्न के जवाब में, दैट मीन्स दैट द रेस्ट ऑफ देम हैव गॉन ऑन वेकेशन टू अदर किंगडम। तो बीरबल बहुत चालाकी से अपने जवाब को देते हैं कि अगर महाराज 95,400 कौवों से कम कौवे हैं आपके राज्य में, तो इसका मतलब है कि जो
कम कौवे, जितने कौवे कम हो गए हैं उसने कौवे दूसरे राज्य में छुट्टियां मनाने गए हैं या घूमने गए हैं, अपने रिश्तेदारों से मिलने गए हैं। और उसके बाद बीरबल से अकबर दूसरा सवाल पूछते हैं। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि उसके बाद बादशाह अगला सवाल पूछता है अपना बीरबल से कि एंड इफ देयर आर मोर देन दैट, तब बादशाह कहते हैं कि अगर तुमने जितनी संख्याएं बताई हैं कौवों की, अगर उससे ज़्यादा हुए कौवे हमारे राज्य में, तो मतलब बीरबल ने बताया था 95,400 कौवे हैं। तो इसके बाद बादशाह सवाल पूछता है कि अगर इससे मतलब कम कौवे हुए तो बीरबल बड़े चालाकी से कहते हैं अगर कम कौवे हुए, जितना मैंने बताया मतलब इतने से कम कौवे हुए, तो इसका मतलब है कि जो कौवे कम हुए हैं उतने कौवे अपने दूसरे रिश्तेदारों से मिलने दूसरे राज्य में गए हुए हैं। तो इसके बाद इस उत्तर के जवाब में एक और प्रश्न पूछते हैं बादशाह, पूछते हैं कि अगर उससे ज़्यादा कौवे हुए, जितना तुमने बताया है उससे ज़्यादा कौवे राज्य में हुए, तो इसका क्या मतलब है। तब बीरबल और भी ज़्यादा चालाकी से कहते हैं कि महाराज इसका सरल सा बहुत ही आसान सा मतलब है, इसका मतलब है कि दूसरे राज्य के कौवे आपके राज्य में आए हुए हैं अपने रिश्तेदारी में जो कौवे हैं उनसे मिलने के लिए, मतलब अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए, जो कि नीचे लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। Then it means that other crows have come to visit their relatives in our kingdom. मतलब महाराज हमारे राज्य में दूसरे राज्य के कौवे अपने रिश्तेदारों से मिलने आए हैं, अगर ज़्यादा हैं तो, अगर कम है तो दूसरे राज्य में गए हुए हैं हमारे राज्य के कौवे अपने रिश्तेदारों से मिलने। तो बीरबल ने यहाँ पर बड़े चालाकी से यहाँ पर अकबर के इस कठिन प्रश्न का जवाब दे दिया है, बड़े ही सुंदर ढंग से, सरलता से। तो इस कहानी को हम लोगों ने समझ लिया। नरेट करना था आपको क्लास में, आप किसी बच्चे को बुलाकर ये कहानी को समझा सकते हैं बच्चों को अपने भाषा में। अब हम लोग राइटिंग असाइनमेंट पे आ गए हैं। राइटिंग असाइनमेंट मतलब लिखने का कामकाज। तो पाठ से संबंधित नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर को हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ये है राइटिंग असाइनमेंट का, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर 1, 2 आप देख सकते हैं, 3, 4, 5, 6 प्रश्न है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर को हम लोग आगे देखने की कोशिश करेंगे। हम लोग आगे एक्सरसाइज को देख लेते हैं। यहाँ पर राइटिंग असाइनमेंट में ही आप देख सकते हैं बी है, सी है। बी में आपसे बोला जा रहा है नेम द स्पीकर ऑफ द फॉलोइंग डायलॉग्स, मतलब नीचे जो भी डायलॉग्स संवाद दिए गए हैं, कथन दिए गए हैं, उनको किन्होंने कहा है, किन वक्ताओं ने कहा है। स्पीकर मीन्स वक्ता या कहने वाला, डायलॉग्स मीन्स होता है संवाद या बातचीत या कथन। आप जो भी समझना चाहते हैं समझ सकते हैं। नीचे 4 डायलॉग्स हैं, इनको कहानी में किसने कहा है, केवल उनके नामों को यहाँ पर लिख देना है। इन सभी के आंसर्स को हम लोग आगे देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर सी में है कंप्लीट द सेंटेंसेस, मतलब निम्नलिखित वाक्यों को पूर्ण करिए। यहाँ पर कुछ खाली जगह हैं, इनके खाली जगहों पे हम लोगों को आंसर्स भरने हैं, जो कि यहाँ पे वर्ड बॉक्स में दिया हुआ है उनकी मदद से। यहाँ पे कुछ उत्तर दिए हुए हैं, हम लोगों को उनकी सहायता से इन सभी खाली जगहों को भरना है। तो इन सभी को हम लोग आगे देखने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग लैंग्वेज स्किल पे आ गए हैं। लैंग्वेज स्किल पे आप देख सकते हैं, लैंग्वेज स्किल में ए है मैच द वर्ड्स विद सूटेबल पिक्चर्स। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, यहाँ पर कुछ चेहरे दिए गए हैं। शब्दों को जो चेहरे जैसे बने हुए हैं उनको, जिन शब्दों से हम लोग प्रदर्शित करते हैं, उन शब्दों को उन चेहरों से मिला देना है। आपको बस इतना सा करना है इसमें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
ये क्लास 2 की एक्सप्रेशंस बुक है और हम लोग चैप्टर 9 को कवर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं चैप्टर 9 का नेम यहाँ दिया हुआ है, द मोस्ट ब्यूटीफुल चाइल्ड, पेज नंबर 53 है, आप देख सकते हैं। तो हम लोगों ने सभी को देखा, यहाँ पे है लैंग्वेज स्किल का बी वाला क्वेश्चन है। तो आप लैंग्वेज स्किल के बी क्वेश्चन को देख सकते हैं, रीड एंड अंडरस्टैंड, पढ़िए समझिए। द एम्परर वेंट टू जंगल, बादशाह जंगल गया। द बीरबल वेंट टू जंगल, बीरबल भी बादशाह के साथ जंगल गया। द एम्परर एंड बीरबल वेंट टू जंगल, यहाँ पे दो सेंटेंस है। द एम्परर वेंट टू जंगल, बादशाह जंगल गया। द बीरबल वेंट टू जंगल, बीरबल भी जंगल गया। तो अगर ये दोनों लोग जंगल जा रहे हैं तो हम लोग दोनों को कोशिश करके एक वाक्य में लिख सकते हैं, पर इन दोनों को एक साथ लिखने के लिए हम लोगों को किसी ऐसे की ज़रूरत है जो कि इन दोनों को जोड़ दे। जैसे अगर आपका कोई सामान टूट जाता है तो आप फेविक्विक लगा के उसको जोड़ देते हैं, तो वैसे ही शब्द अगर दो या दो से ज़्यादा शब्दों को आपस में जोड़ना होता है, या दो से अधिक वाक्यों को, या दो से अधिक वाक्यांशों को जब हम लोगों को आपस में जोड़ना होता है, तब हम लोग कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो कि उनको अच्छे तरीके से जोड़ देते हैं। ऐसे शब्दों को हम लोग इंग्लिश में कंजक्शंस कहते हैं। आप क्लास 2 के सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं इंग्लिश के बुक को, तो आपके लिए कुछ छोटे से ही कंजक्शंस हैं, जैसे कि आपके बुक में दिया हुआ है इन सेक्शन में, रीड एंड अंडरस्टैंड, जो कि लैंग्वेज स्किल के सेक्शन में यहाँ पर दो कंजक्शंस दिए हुए हैं, एंड और बट। एंड मीन्स होता है और, बट मीन्स होता है लेकिन। तो दो कंजक्शंस है जो कि यहाँ पर आप क्लास 2 में बच्चों को सिखा सकते हैं इस सेक्शन में। तो इन दोनों को मिलाकर हम लोग कैसे लिख सकते हैं, द एम्परर एंड बीरबल वेंट टू द जंगल, बादशाह और बीरबल दोनों जंगल गए। जो कि यहाँ पे आप अलग अलग लिख रहे थे, दोनों को एक में लिखना है। अगर आपका टीचर कहे कि दोनों को एक में लिखिए तो आप लिख सकते हैं द एम्परर एंड बीरबल वेंट टू जंगल। अब हम लोग दूसरे सेंटेंस को देखते हैं। यहाँ पे ये सेंटेंस 1 है, ये सेंटेंस 2 है, ये उन दोनों को 1 2 को मिलाकर एक सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस आप देख सकते हैं, द बॉय वॉज ब्लैक, लड़का काला था। या लड़के का जो शरीर का रंग था वह थोड़ा काला था। द बॉय वॉज पग नोज, लड़का कैसा था, छोटी चपटी नाक वाला था। तो दोनों में लड़कों की बात हो रही है, तो ये दोनों सेंटेंस अलग अलग हैं, इन दोनों को मिलाकर हम लोग एक सेंटेंस यहाँ पर बना सकते हैं। द बॉय वॉज ब्लैक एंड पग नोज, मतलब लड़के की जो रंगत थी, शरीर की का जो रंग था वह काला था, और लड़का छोटी चिपटी नाक वाला था। क्योंकि दोनों बातें लड़कों के बारे में बात हो रही है, मतलब उसी लड़के के बारे में, इसलिए हम लोग दोनों को एंड लगा के जोड़ सकते हैं। यहाँ पर दोनों लोग जंगल ही गए थे, इसलिए हम लोग एंड लगाकर जंगल को जोड़ सकते हैं दोनों लोगों के साथ। तो कंजक्शन लगाने के लिए आपको दोनों में कुछ ऐसी बातें जरूर होनी चाहिए जो कॉमन हो या एक दूसरे के उलट हो। तो नेक्स्ट अब हम लोग देख सकते हैं, द कोर्टियर्स प्रेज द प्रिंस, दरबारियों ने राजकुमार की प्रशंसा करी। द कोर्टियर्स फ्लैटर्ड द प्रिंस, दरबारियों ने राजकुमार की झूठी प्रशंसा करी, या राजकुमार के साथ बहुत ही ज़्यादा झूठे तरीके से उनकी वाहवाही करी, उनकी प्रशंसा की, उनसे झूठ बोला। तो इस दोनों में आप देख सकते हैं कि प्रिंस भी हैं कॉमन और कोर्टियर्स भी हैं। तो इन दोनों को मिला के हम लोग क्या कह सकते हैं, द कोर्टियर्स प्रेज्ड बट फ्लैटर्ड द प्रिंस। लेकिन यहाँ पर आप दोनों को मिला के क्या कह सकते हैं कि जो दरबारी थे उन्होंने राजकुमार की, जो यंग राजकुमार था, प्रिंस था, उसकी प्रशंसा तो करी कि बहुत सुंदर है बच्चा महाराजा का, हमारे जो राजकुमार हैं बहुत सुंदर हैं। लेकिन बट मीन्स होता है लेकिन, फ्लैटर्ड द प्रिंस, फ्लैटर्ड मीन्स होता है प्रिंस के साथ धोखेबाजी करी, मतलब उन्होंने चापलूसी करी झूठी तारीफ करके। क्योंकि किसी को वास्तविकता ही हमें बतानी चाहिए, झूठी तारीफ नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि जब उनके सामने सच्चाई आती है तो वह जो झूठ बोलने वाले लोग रहते हैं उनसे नफरत करने लगते हैं। इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप सत्य के मार्ग पर ही चलें, सच्चाई के मार्ग पर ही चलें। यहाँ पर अब बताया जा रहा है
कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, हम लोग उनको डिस्कस कर लेते हैं। एंड इज यूज टू ज्वाइन टू सेंटेंसेज और इक्वल डिग्री ऑफ इक्वल डिग्री, मतलब आपसे बताया जा रहा है जो एंड है वह ऐसा कंजक्शन है, एंड को हिंदी में हम लोग और कहते हैं, ऐसा कंजक्शन है जो कि दो वाक्यों को यहाँ पर केवल बताया जा रहा है जोड़ने के लिए प्रयोग होता है, जो कि इक्वल डिग्री के होते हैं यहाँ पर। उसके बाद बट है, बट के बारे में बताया जा रहा है कि बट दो वाक्यों को जोड़ने के काम आता है जो कि उल्टे मीनिंग के होते हैं, मतलब एक अगर प्लस पॉइंट बता रहा है तो एक निगेटिव पॉइंट बताएगा। और इक्वल डिग्री को आप समझ सकते हैं समान दृष्टिकोण। यहाँ पर लास्ट है एंड और बट आर कॉल्ड कंजक्शंस, मतलब एंड और बट कंजक्शंस कहलाते हैं। दीज ज्वाइन सेंटेंसेज एंड मेक देम एज वन, ये दोनों वाक्यों को जोड़ते हैं और दो वाक्यों को एक बनाते हैं या दो से अधिक वाक्यों को एक बनाते हैं। तो यहाँ पर छोटी सी जानकारी थी कंजक्शंस के बारे में। क्लास 2 के बच्चों के लिए इतना बहुत है जानकारी। अब यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, आप बच्चों से करवा सकते हैं। लेट्स ज्वाइन द सेंटेंसेस इन द फॉलोइंग टेबल, निम्नलिखित जो सारणी दी हुई है, तालिका दिया हुआ है, उसमें आपको सेंटेंसेस को बस जोड़ना है। द किंग लुक्स क्रूएल, राजा जो था वह बहुत ही ज़्यादा निर्दयी दिखता था। और इसके बाद हम लोग इसमें क्या जोड़ सकते हैं, आप देख सकते हैं जैसे आप दूसरे को देख सकते हैं, द फूड इज स्पाइसी। यहाँ पर दूसरे को हम लोग ऐसे जोड़ सकते हैं, द फूड इज स्पाइसी बट गुड फॉर हेल्थ, जो खाना था वो बहुत तीखा था, स्पाइसी था, चटकदार था, लेकिन सेहतमंद था। तो आप दूसरे को ऐसे जोड़ सकते हैं, द फूड इज स्पाइसी बट गुड फॉर हेल्थ। द मेलन वाज सीडी, जो तरबूज था उसमें बहुत ज़्यादा बीज थे, बहुत ज़्यादा बीज थे। द मेलन वाज सीडी एंड पल्पी, मतलब मेलन जो खरबूजा या तरबूजा था उसमें बहुत सारे बीज थे, लेकिन वह बहुत ही ज़्यादा गुदगुदेदार था, मतलब रसीला था, बहुत ही ज़्यादा पल्प, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, जैसे आप नींबू निचोड़ देते हैं तो जो उसका गूदा बचता है उसके लिए हम लोग इंग्लिश में पल्प शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो जो तरबूज होता है आप देखते होंगे गर्मियों में आप खाते हैं, उसमें बहुत बीज होता है, लेकिन वह बहुत ही ज़्यादा गूदा टाइप का होता है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। गर्मियों में सभी को खाना ही चाहिए, पानी की कमी को, जो कि शरीर को ज़रूरत होती है पानी की, और जो कुछ मिनरल्स होते हैं वो आपकी बॉडी को पहुंचा देता है, इससे आपको डिहाइड्रेशन से बचने में मदद मिलती है। डिहाइड्रेशन मतलब शरीर में आपके पानी की कमी नहीं होती है। द मेडिसिन इज बिटर, दवा जो है वो कड़वी है, दवा कड़वी है। यहाँ पर आप थोड़ा मिस हो गया, इसको आप थोड़ा और अच्छे से बना लेंगे, यहाँ मैच नहीं हो रहा है। पहले को आप लिख सकते हैं द फूड इज स्पाइसी एंड टेस्टी, खाना बहुत ही ज़्यादा चटकदार है, मतलब तीखा है और स्वादिष्ट है। एंड मीन्स और टेस्टी मीन्स स्वादिष्ट है खाना, यहाँ पे आप इसको मिला लीजिएगा, मैंने थोड़ा मिस कर दिया क्योंकि ये वाला भी हो सकता है, लेकिन तब हम लोग मेडिसिन को मैच नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैंने बदल दिया है। पहले वाला भी सही था, लेकिन अगर पहले वाले को हम लोग लेके चलते तो मेडिसिन वाला हम लोग मैच नहीं कर पाते। दूसरा आपका दिया है द मेडिसिन इज बीटर, दवा कड़वी है लेकिन सेहत के लिए अच्छी है, आप ऐसे कर सकते हैं। दिस लेडी इज फैट, यह औरत मोटी है, यह औरत मोटी है। दिस लेडी इज फैट, यह औरत मोटी है, लेकिन इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, बट ब्यूटीफुल, मतलब यह औरत मोटी है लेकिन सुंदर है। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं द मेलन वाज सीडी, मेलन वाज सीडी एंड पल्पी, मतलब तरबूज को मैंने आपको बताया, आप वैसे कर सकते हैं। अभी हम लोगों के पास तीन चीज़ें बचे हुए हैं, अब हम लोग उसको मैच कर लेते हैं। तीन चीज़ें बची हुई हैं,
चिल्ड्रेन वर नॉटी, बच्चे जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा शैतान हैं, मतलब नटखट हैं। एंड अनस्टडी, बच्चे बहुत ही ज़्यादा नटखट हैं, बहुत ही ज़्यादा नादान हैं और बहुत ही ज़्यादा चंचल हैं। अनस्टडी मीन्स वो कब क्या करते हैं कुछ पता नहीं, वो कब कहाँ हो कब कहाँ नहीं उनका कोई पता नहीं। बच्चे पल भर में एक जगह होते हैं और पल भर में ही दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। या तो आप इसको ऐसे भी मैच कर सकते हैं, चिल्ड्रेन वर नॉटी, बच्चे बहुत ही ज़्यादा शरारती हैं, लेकिन बट काइंड इन डिश, लेकिन उनके जो काम है बच्चों के वो बहुत ही ज़्यादा मासूम होते हैं। बच्चे बहुत मासूम होते हैं, उनमें छल कपट नहीं होता है। तो आप अनस्टडी भी मिला सकते हैं। यहाँ पर आप कई तरीक़ों से सेंटेंसेस को बना सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग अनस्टडी को मिला देंगे तो हम लोग हॉर्स वाले को नहीं कर पाएंगे। तो आप यहाँ पर लिखिए चिल्ड्रन वर नॉटी, मतलब बच्चे बहुत ही ज़्यादा नटखट होते हैं, लेकिन उनके जो काम होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मासूमियत से भरे होते हैं। काइंड इन डिश, मतलब उनके जो काम होते हैं बहुत ही ज़्यादा मासूमियत से भरे रहते हैं, उसमें कोई छल कपट और दुश्मनी नफरत जैसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं द किंग लुक्स क्रूएल, राजा जो है वह बहुत ही ज़्यादा निर्दयी दिखता है, लेकिन वह बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान है। और आपको किसी भी व्यक्ति को उसके रूप रंग से उसके विषय में अनुमान नहीं लगाना चाहिए। आपको उससे जब तक आप उसको अच्छी तरीके से जान ना ले आपको उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है हॉर्स रन्स फास्ट, घोड़ा तेज दौड़ता है, रन्स फास्ट और अनस्टेडी, और बहुत ही ज़्यादा अनस्टेडी होता है। मतलब अगर घोड़े दौड़ने लगते हैं तो उनके साथ रेस लगाना बच्चों का खेल नहीं होता है, क्योंकि घोड़े हवाओं से बातें करते हैं। तो इस तरह हम लोगों ने इस टेबल को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे एंड और बट के थ्रू आप कई तरीक़ों से इसको कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि कंजक्शंस कई तरीके से प्रयोग होते हैं और सभी के कुछ ना कुछ अर्थ निकल जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे CNC ड्रिल है, इसको हम लोग देख लेते हैं। CNC ड्रिल तो आप देख सकते हैं, CNC ड्रिल मतलब ड्रिल मीन्स होता है आप कितनी गहराई तक यहाँ पर जो बातें बताई गई हैं उसको समझ पा रहे हैं। CNC मतलब सेप्टल, और सेप्टल से संबंधित जो पीछे हम लोगों ने करा है उससे जो संबंधित कितनी गहराई बातें आप लोग समझ पाए उसके विषय में है। टॉक ड्रिल मतलब बात कितनी बातों को आप समझ पा रहे हैं या आप समझ चुके हैं तो उसके बारे में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉक टू योर फ्रेंड्स अबाउट द थिंग्स दैट मेक यू फील बैड, रीड द फॉलोइंग एंड कंटिन्यू विथ योर फ्रेंड्स। मतलब आपसे बोला जा रहा है कि अपने दोस्तों अपने मित्रों से बात करिए और ऐसे विषयों के बारे में ऐसे चीज़ों के बारे में बात करिए जो कि आपको बुरा महसूस करवाते हैं या जिनसे आपको बुरा लगता है, और उसके बारे में पढ़िए और अपने दोस्तों के साथ उसके बारे में बातें करिए। नीचे जो है उसको पढ़िए अपने और अपने दोस्तों के साथ उसके बारे में बातें करिए। तो यहाँ पे एक गर्ल है छोटी सी, वह बता रही है अपने फ्रेंड को कुछ। इट अनॉयड मी व्हेन आई डोंट सॉल्व मैथ्स सम, जब मैं मैथ्स के क्वेश्चंस को नहीं कर पाती हूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा लगने लगता है, मैं चिड़चिड़ी हो जाती हूँ, अनॉयड परेशान हो जाती हूँ। तो उसका फ्रेंड एक जो बॉय है वो बोलता है एंड आई अनॉय व्हेन आई गेट लेस मार्क्स इन टेस्ट, ये कहता है और मैं तब परेशान हो जाता हूँ, तब चिड़चिड़ा हो जाता हूँ या उदास हो जाता हूँ या गुस्सा हो जाता हूँ, आप कुछ भी कह सकते हैं, जब बच्चा कहता है जब मैं परीक्षा में मतलब टेस्ट में कम अंक प्राप्त करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे और भी बताया जा रहा है, बच्चों के द्वारा जो बातचीत हो रही है उसको यहाँ पर बताया जा रहा है। फिर लड़की कहती है, यहाँ पे बताया जा रहा है, लड़की कहती है एंड माई ब्रदर मेक्स मी फ्रस्ट्रेटेड व्हेन ही टेक्स माई पेंसिल,
और मेरा भाई जब मेरी पेंसिल मेरी रूल को ले लेता है तब मैं फ्रस्ट्रेटेड मतलब बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाती हूँ, मतलब बहुत ही ज़्यादा बेसब्र हो जाती हूँ, गुस्से में हो जाती हूँ। तो फिर ये लड़का उसके प्रश्न के जवाब में अपने बारे में बताता है। आई गेट एंग्री व्हेन आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो जाता हूँ, गुस्से में आ जाता हूँ तब मुझे सुबह सुबह उठना पड़ता है बिस्तर पे से। तो उसके बाद फिर यह लड़की कहती है अपनी दूसरी सहेली को कि व्हेन आई हैव टू वर्क इन गार्डन आई गेट डिसप्लीज्ड। मतलब लड़की कहती है कि जब मुझे बगीचे में काम करना होता है तो या काम करना पड़ता है तो मैं बहुत ही ज़्यादा डिसप्लीज्ड हो जाती हूँ, मतलब बेचैन हो जाती हूँ। मतलब मन नहीं करता है लेकिन तब पर भी मुझे करना पड़ता है तो मैं बहुत ज़्यादा जैसे नाराज सी हो जाती हूँ या परेशान सी हो जाती हूँ, बेचैन सी हो जाती हूँ। अब उसके इस बातों के जवाब में उसकी सहेली बोलती है एंड मेकिंग बैड इरिटेट्स मी। और यहाँ पर इसको दो तरीके से आप समझ सकते हैं। यह लड़की कहती है कि जब मैं सोने जाती हूँ तो मुझे बहुत परेशानी होती है, कई बच्चों को नींद लेने में भी परेशानी होती है, वो करवट ही बदलते रहते हैं। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं या बैड मीन्स होता है यहाँ पे जो बगीचे में आप पंक्ति बनाते हैं जिसमें आप बीज डालते रहते हैं या कोई पौधे लगाते रहते हैं तो उसको भी हम लोग बैड कहते हैं। तो आप दोनों तरीके से समझा सकते हैं। या तो इसके बगीचे में वो पंक्तियाँ बनाना पसंद नहीं है, उस समय इसको बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है, परेशानी होने लगती है, या तो सोने के विषय में। आप दोनों समझा सकते हैं अपने बच्चों को अगर आपको समझाना है तो। लास्ट में यहाँ पर यह लड़की फिर से कहती है द बार्किंग डॉग्स मेक मी एंग्री। जो कुत्ते भौंकते रहते हैं रात में वह मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिलाते हैं। तो इसके जवाब में यह बच्चा बोला द बजिंग फ्लाइज वैक्सड मी। मतलब यहाँ पर होता है कि जो भिनभिनाने वाली मक्खियाँ होती हैं, ये लड़का उस लड़की के जवाब के बारे में कह रहा है कि जो भिनभिनाने वाली मक्खियाँ हैं वह मुझे तंग करती हैं। वैक्स मीन्स होता है तंग करना, वैक्सड मीन्स तंग करती हैं या तंग कर किया। तो जो मक्खियाँ भिनभिनाती रहती हैं खाने पे आके या किसी भी खाने की चीज़ों पे आके भिनभिनाने लगती हैं या पानी में आके गिर जाती हैं, दाल में चाय में आके गिर जाती हैं, तो वह सभी मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान करती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने सब कुछ समझ लिया। अब हम लोग आंसर्स को देख लेते हैं। यहाँ पर ओरल असाइनमेंट के आंसर्स को मैंने करके रखा हुआ है, अब बस देखते जाइए, मैं बताता जा रहा हूँ। पहले में है हम लोगों का बी आंसर, द वार इन द लैप ऑफ पिम्पल। तो जो यंग प्रिंस, जो हम लोगों का जवान राजकुमार था, वह राजा के गोद में था। लैप मीन्स गोद, तो राजा के गोद में था, तो इसलिए पहले का आंसर बी हो जाएगा, यंग प्रिंस। आप सेकंड को देख सकते हैं, द कोर्टियर्स वांटेड टू ए फ्लैटर। जो दरबारी थे वह बादशाह के साथ चापलूसी करना चाहते थे, बादशाह को प्रभावित तो नहीं करना चाहते थे, क्योंकि हम लोग प्रभावित तभी किसी को कर सकते हैं जब कोई गुण होता है, और हम लोग चापलूसी तभी करते हैं जब हम लोग फ्लैटर करते हैं। तो कोर्टियर्स चापलूसी कर रहे थे, फ्लैटर कर रहे थे, क्योंकि प्रिंस कोई दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा तो नहीं था, लेकिन वो लोग उसके साथ चापलूसी कर रहे थे, बादशाह के साथ भी और उस युवा राजकुमार के साथ भी, प्रिंस के साथ भी। इसलिए यहाँ पर हम लोगों का फ्लैटर आंसर सही होगा, इम्प्रेस आंसर गलत होगा। नेक्स्ट के आंसर्स को आप देख सकते हैं, मैंने सब टिक करके रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। बीरबल्स मोस्ट ब्यूटीफुल चाइल्ड लिव इन। बीरबल ने जो दुनिया के सबसे खूबसूरत बच्चे को बताया वह कहाँ रहता था, आप देख सकते हैं, वह रिमोट एरिया में रहता था। कहानी में मैंने आपको सब बताया, आप देख सकते हैं जाके फर्स्ट पार्ट में। फोर्थ में है बीरबल टू नथिंग फॉर हिज एविडेंस। बीरबल ने कुछ भी नहीं किया अपने गवाह के लिए, अपने सबूत के लिए, क्योंकि वह तो बादशाह को ही उसी जगह पर लेकर चले गए थे। तो फोटो तो उन्होंने लिया नहीं था, क्योंकि उनके पास तो कैमरे होते नहीं थे उस समय की फोटो लेंगे, तो ये आंसर तो हो ही नहीं सकता। हम लोगों का यही आंसर होगा, नथिंग मतलब कुछ नहीं। तो आप समझ सकते हैं। लास्ट में हम लोग देख सकते हैं द चाइल्ड वाज ब्लैक एंड पग नोज। तो जो बीरबल ने जिस लड़के को दिखाया जो ट्राइबल बॉय था, उसके नेचुरल सराउंडिंग में वो काला था और छोटी सप्ती नाक वाला था। तो इसको हम लोगों ने समझ लिया। यहाँ पे बी
के आंसर्स को हम लोग बाद में देखते हैं। यहाँ पर राइटिंग असाइनमेंट को भी हम लोग बाद में देखेंगे। अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर इसके भी आंसर्स को मैंने टिक करके रखा हुआ है, कंप्लीट करके आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया था, ये बस आपको स्पीकर का नाम लिखना है। तो जो एक कोल्टियल, एक दरबारी स्टार्टिंग में बोलता है कि महाराज मैंने इतना सुंदर बच्चा, इतना चंचल बच्चा दुनिया में अपने जीवन में कभी नहीं देखा है, मतलब कभी नहीं देखा। तो कोल्टियल आपका पहला आंसर होगा। दूसरे में बोला जा रहा है कि जब एक दरबारी चापलूसी करने लगता है तो सभी दरबारी चापलूसी करने लगते हैं। तो दूसरे में दरबारी बोलते हैं कि हाँ महाराज, हम लोगों ने अपने पूरे जीवन में इतने सुंदर बच्चे को नहीं देखा है। तो ये सभी दरबारी बोलते हैं बीरबल को छोड़कर। तो कोर्टियस हो जाएगा यहाँ पे, या केवल कोर्टियस आप लिखवा सकते हैं। नेक्स्ट है हैव यू गॉन मैड बीरबल। तो जब उस काले चिपटी छोटी नाक वाले बच्चे को बीरबल कहता है कि यह दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा है, तो अकबर गुस्सा हो जाता है और कहता है बीरबल क्या तुम पागल हो गए हो, क्या तुम्हारी बुद्धि घात चलने गई है। तो यह अकबर कहता है, इसलिए अकबर लास्ट में हाउ डेयर यू से समथिंग लाइक दैट, यह उस काले बच्चे की माँ कहती है अकबर को। जब अकबर कहता है यह तो बहुत ही ज़्यादा बदसूरत बच्चा है, तो चाइल्ड मसल मतलब बच्चे की माँ ने कहा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे आंसर्स दिए हुए हैं, मैंने टिक लगा के रखा हुआ है, आप बस समझते जाइए, मैं आपको समझा रहा हूँ। फर्स्ट है बीरबल फेल्ट रिलक्टेंट टू से दैट द प्रिंस इज नॉट द मोस्ट ब्यूटीफुल चाइल्ड। बीरबल ने बहुत ही बेमन से, मतलब ना चाहते हुए भी कहा कि महाराज हमारे राजकुमार दुनिया के सबसे सुंदर बच्चे नहीं है। तो पहले का आंसर आपको मिल गया। दूसरे में एम्परर एंड बीरबल मूव्ड टू अ रिमोट एरिया ऑफ द किंगडम, मतलब बहुत ही दूर दराज के इलाकों में बीरबल और अकबर गए। दुनिया के सबसे सुंदर बच्चे को बीरबल अकबर को दिखाने ले गए थे। थर्ड है द चाइल्ड बीरबल शोज हैज अ ब्लैक पग नोज्ड, ये तीसरे में पहले पार्ट में आएगा पग नोज, और तीसरे का दूसरा पार्ट है यहाँ कॉम्प्लेक्शन एंड कॉम्प्लेक्शन फेस। कॉम्प्लेक्शन मीन्स रंगत होती है या शरीर के चमड़ी का रंग कैसा है उसको आप कॉम्प्लेक्शन कह सकते हैं। तो इस तरह हम लोगों ने उसको भी कर लिया। लैंग्वेज स्किल में आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है मैच करके। डिम्पल सिक्स मीन्स जब हंसते हुए गालों में गड्ढे पड़ जाते हैं उसको हम लोग डिम्पल सिक्स कहते हैं। कर्ली हेयर मीन्स आप देख सकते हैं जब बाल बहुत घुंघराले होते हैं तो उसको हम लोग कर्ली हेयर्स कहते हैं। स्किनी फेस, स्किनी फेस मीन्स होता है बहुत ही ज़्यादा पतला चेहरा होना किसी का। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस बच्चे का चेहरा बहुत ही ज़्यादा पतला है, तो उसके लिए हम लोग स्किनी फेस यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का क्रैगी। क्रैगी मीन्स होता है बहुत ही ज़्यादा मजबूत या ताकतवर या शक्तिशाली होना। तो यहाँ पर इनके चेहरे में आप देख सकते हैं जैसे लग रहा है बहुत ही ज़्यादा मेहनत का काम ये करते हैं, जिम जाते हैं या लकड़ियाँ काटते हैं या मेहनत का काम करते हैं, इसलिए ये क्रैगी फेस है, मतलब बहुत ही ज़्यादा मजबूत या ताकतवर या शक्तिशाली चेहरा दिखाया जा रहा है। यहाँ पे पग नोज है, पग नोज मतलब छोटी चिपटी नाक वाला कोई बच्चा या बच्ची। तो यहाँ पर इसकी नाक को आप देख के समझ सकते हैं पग नोज है। ये बहुत हंसी है, तो ये स्माइलिंग फेस मतलब हंसता हुआ चेहरा है। तो आपने इसको देख लिया आंसर्स को। अब यहाँ पे हम लोग इसके आंसर्स को बाद में देखेंगे। पेन डाउन मतलब नीचे लिखिए, डाउन मतलब नीचे, पेन मतलब पेन से हम लोग लिखते हैं, तो पेन डाउन मतलब नीचे लिखिए। और उस यहाँ पे बताया जा रहा है आपको कि राइट ए स्मॉल पोएम अबाउट द क्रीचर यू लाइक मोस्ट, जो भी रचना आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं उसके बारे में नीचे कुछ छोटी सी कविता लिखिए। तो आप छोटे बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो आप छोटे बच्चों को नॉर्मली पसंद क्या होता है, सामान्यतः कुत्ते या खरगोश या बिल्लियाँ पसंद होती हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इसके बारे में भी लिखा है, लास्ट में आप देख लीजिएगा। यहाँ पे लाइफ स्किल मतलब जीवन के बारे में जो कुछ कौशल है उसके बारे में बताया जा रहा है। आप क्या कर सकते हैं। व्हाट डू यू डू व्हेन समवन आस्क्स यू अबाउट हिज हर ड्रेस लुक और अबाउट समथिंग एल्स। जब कोई दूसरा आपसे अपने बारे में, कोई छोटी बच्ची या कोई लड़की या कोई छोटा बच्चा या बड़ा आदमी आपसे या कोई लड़का अपने बारे में, अपने कपड़ों के बारे में कुछ पूछता है तो आप क्या करते हैं। नीचे कुछ हम लोग को 4 आंसर्स दिए हैं, उसमें से हम लोग 1-2 आंसर जिसको भी टिक करना है कर सकते हैं। आई अप्रिशिएट इट होल हार्टली या हार्टेडली, आई पिक आउट बैड थिंग्स ऑफ इट, आई स्माइल ओनली एंड लेट इट गो, आई गिव अ गुड कमेंट फॉर इट। तो आप क्या करते हैं, आप उसकी दिल से प्रशंसा करते हैं उसकी अच्छाइयों की, या
उसके कपड़ों की, उसके वस्तुओं की, या आप उसमें बुराइयां ही निकालते रहते हैं, तो बुराइयां नहीं निकालना चाहिए आपको। आप केवल हंसते हैं और वहां से चले जाते हैं बगैर कोई उत्तर दिए, तो आपको ऐसा भी नहीं करना चाहिए, आपको कोई उत्तर तो देना ही चाहिए। आई गिव अ गुड कॉमेंट फॉर इट, मतलब आप कोई अच्छा सा उस पर कमेंट देते हैं, मतलब कोई उसको कुछ उसके बारे में उसकी प्रशंसा करते हैं। कमेंट मीन्स प्रशंसा या कुछ भी उसके विषय में कहना, तो आप कहते हैं। तो यहाँ पर आप इसके आंसर में लिख सकते हैं, आप इसके आंसर में लिख सकते हैं, आप इसके उत्तर में लिख सकते हैं कि मैं उसकी जो अच्छाइयाँ होती हैं या जो अच्छी बातें हैं उसकी प्रशंसा करता हूँ पूरे दिल से, और उसके विषय में एक अच्छा कमेंट भी देता हूँ। अगर आपको एक से ज़्यादा आंसर लिखना है तो ये भी लिख सकते हैं, और जो कमियाँ होती हैं उसके बारे में भी बहुत ही अच्छे शब्दों का प्रयोग करके आप बताते हैं। आप ये भी अपने तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो आपको अपने बच्चों को ये सभी चीज़ें सिखानी चाहिए। अब हम लोग आंसर्स को देख लेते हैं। ये आप ओरल असाइनमेंट के आंसर को देख सकते हैं जो मैंने लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये क्लास 2 के बच्चों के लिए काफ़ी बड़े हैं, लेकिन आप चाहें तो लिखवा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आंसर्स को देख लेते हैं। ओरल असाइनमेंट आंसर बी का फर्स्ट, द प्रिंस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल चाइल्ड इन द वर्ल्ड। आई डू नॉट कंसिडर दिस स्टेटमेंट मोरली अप्रोप्रिएट सिंस दिस मेक्स ऑल अदर्स चिल्ड्रेन डल एंड वैनिश एम्प्टी। आप या तो ऑल अदर्स लिखिए या चिल्ड्रेन लिखिए, यहाँ पे या वैनिश लिखिए या एम्प्टी लिखिए। इसका मतलब मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि जो युवा राजकुमार था वह दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा था। तो मैं इसको मोरली नैतिक रूप से उचित नहीं समझता हूँ, क्योंकि अगर आप एक लोगों को दुनिया का सबसे सुंदर या सबसे शक्तिशाली समझ लें, दुनिया का सब कुछ समझ लें, तो बाकी सभी लोगों की अहमियत कम हो जाती है, बिल्कुल भी शून्य के बराबर हो जाती है। तो ऐसा नहीं है, ईश्वर ने सभी को किसी न किसी गुण के साथ किसी न किसी उद्देश्य के लिए ही बनाया हुआ है। तो आप यहाँ तक लिखवा सकते हैं, या तो इस आप अगर ये नहीं लिखवाना चाहते हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस दिस मेक्स ऑल अदर्स। उसके बाद आप इन सब को छोड़ के आप यहाँ पे ये लिखवा सकते हैं ऑल अदर्स ऑफ जीरो वैल्यू इन माय ओपिनियन, एवरी चाइल्ड, एवरीवन इन द वर्ल्ड, एवरी क्रीचर हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस। या तो आप ऐसे लिखवा सकते हैं कि अगर एक लोगों को दुनिया का सबसे सुंदर, सबसे खूबसूरत, सबसे शक्तिशाली कुछ भी मान ले, तो बाकी सब लोग की जो अहमियत है, जो कद्र है, वह शून्य हो जाएगी। और इसलिए मेरे विचार में सभी बच्चे या दुनिया में सभी लोग, जो भी जितने भी जीव हैं, रचना है, उन सभी की अपनी अपनी खासियत, अपनी अपनी अहमियत होती है। तो आप ये लिखवा सकते हैं। ये ओरल है, आप समझा भी सकते हैं, अगर आप चाहें तो अपने बच्चों को लिखवा भी सकते हैं। दूसरे का आंसर है एवरी पेरेंट्स फील देयर चाइल्ड एज द मोस्ट ब्यूटीफुल चाइल्ड इन द वर्ल्ड। दिस स्टेटमेंट इज मोरली अप्रोप्रिएट सिंस एवरी पेरेंट्स शेयर ब्लड, इमोशंस, ड्रीम्स, हैप्पीनेस, sorrowness, etc. with their children. Children are the centers of happiness and hope, etc. of their parents. और उसके बाद है पेरेंट्स आर कनेक्टेड मोर स्ट्रांगली विद देयर चिल्ड्रेन इन कंपेरिजन ऑफ एनी अदर इन द वर्ल्ड, हैंस एवरी पेरेंट्स फील देयर चाइल्ड एट द मोस्ट ब्यूटीफुल चाइल्ड इन द वर्ल्ड। तो दूसरे में बताया जा रहा है कि सभी बच्चों के लिए, सभी माता पिता के लिए उनके बच्चे सबसे सुंदर होते हैं, सबसे बेहतर होते हैं, क्योंकि यह कथन बहुत ही ज़्यादा नैतिक रूप से उचित है। तो क्योंकि सभी जो पिता माता होते हैं, माता पिता होते हैं, वो अपने बच्चों के साथ खून से उनका संबंध होता है, खून का संबंध होता है, भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं। जो माता पिता के सपने होते हैं, बच्चों के सपने होते हैं, वो दोनों जुड़े रहते हैं। उनकी खुशियाँ एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, बच्चों का दुख, माता पिता का दुख, सब एक दूसरे से जुड़ा रहता है, आदि सभी चीज़ें जुड़ी रहती हैं उनके बच्चों के साथ माता पिता की। बच्चों के जो बच्चे होते हैं वो अपने माता पिता के खुशियों का केंद्र होते हैं, उनकी आशाओं के केंद्र होते हैं, उनकी आकांक्षाओं आदि के केंद्र होते हैं। क्योंकि बच्चा अच्छा करता है, माता पिता खुश होते हैं, तो माता पिता सोचते हैं, चाहते हैं कि मेरा बच्चा तरक्की करे, मेरा बच्चा आगे बढ़े और खुश रहे। तो इसलिए वो बच्चे जो हैं अपने माता पिता के केंद्र होते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है जो बच्चे होते हैं और जो पिता होते हैं, माता पिता होते हैं, वो एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा मजबूती से जुड़े हुए होते हैं, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से, भावनात्मक आदि सभी प्रकार से जुड़े होते हैं एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा मजबूती से। और वे सब माता पिता और बच्चों का जो संबंध होता है वह दुनिया में
सबसे ज़्यादा मजबूत संबंध होता है और किसी के मुकाबले, इसलिए सभी माता पिता के लिए उनके बच्चे सबसे ज़्यादा सुंदर और सबसे ज़्यादा खास होते हैं, और यही बताया गया है यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है। आप अपने बच्चों को केवल समझा सकते हैं या बता भी सकते हैं, क्योंकि ये ओरल असाइनमेंट है। अब हम लोग राइटिंग असाइनमेंट के आंसर्स को देख लेते हैं। यहाँ पे आंसर्स को मैंने लिखा हुआ है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। द courtier said that the young prince was the most beautiful child in the world and they hadn't seen such a beautiful child in their entire life। तो ये मैंने आपको बताया कि जो दरबारी होते हैं वह चापलूसी करते रहते हैं और कहते हैं कि हम लोगों के जो युवा राजकुमार हैं वह दुनिया के सबसे सुंदर बच्चे हैं और उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में इतना सुंदर इतना चंचल बच्चा नहीं देखा है। दूसरे आंसर में बताया जा रहा है हम लोगों को, मतलब यहाँ पर देख सकते हैं, बीरबल टोल्ड ऑन प्रिंसेस ब्यूटी दैट ही प्रिंस वाज नॉट द मोस्ट ब्यूटीफुल चाइल्ड ऑफ द वर्ल्ड। बीरबल ने बेमन से ही कह दिया बादशाह को कि महाराज, हमारे जो राजकुमार हैं वह दुनिया के सबसे सुंदर बच्चे नहीं हैं। भले इस पे बादशाह को बुरा लगा, लेकिन बीरबल ने सही बोला, बीरबल ने चापलूसी नहीं करी। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पे सब आंसर्स लिखे हुए हैं। यहाँ पे आप आंसर देख सकते हैं। आप इसके हिंदी को कोशिश करिए समझने की, मैंने लिख दिया है। वीडियो बहुत लंबी हो रही है इसलिए मैं आपको समझा नहीं पाऊँगा। अब बस देखते रहिए आंसर्स को और लिखते रहिए। ये आपका आंसर 4, 5 और लास्ट में आप आंसर 6 को देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पर मैंने वो छोटा सा पोएम लिखा हुआ है जो आपको फेवरेट क्रीचर पे लिखना था। तो बच्चों को डॉग्स पसंद होते हैं, नॉर्मली सभी के घर में डॉग्स होते हैं, तो मैंने डॉग्स पे यहाँ पर कोशिश करा है कुछ यहाँ पर प्रेजेंट करने की। आप लिखवा सकते हैं अपने बच्चों को डॉग्स के बारे में, और बच्चों को कोशिश करिए कि डॉग्स के विषय में लर्न भी हो जाए। तो आप देख सकते हैं ये मैंने लिखा है, ये मेरे चैनल का नेम है, तो आप इसको छोड़ दीजिएगा जो रेड से यहाँ हाईलाइटेड है, लेट्स एजुकेट ऑल एवरीथिंग। मेरे वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो अपने स्कूल और कोचिंग के फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। यहाँ पर मैंने डॉग्स के विषय में कुछ लिख के रखा हुआ है, ये उससे आगे का है, तो आप अपने स्टूडेंट्स को ये लिखवा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको जिस भी टॉपिक पे, जिस भी चैप्टर पर, जिस भी सब्जेक्ट में वीडियो चाहिए, आप अपने टॉपिक, अपने सब्जेक्ट को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।